नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थी को, जो मेरे फॉलोअर हैं और नए भी फॉलोअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और नए भी हैं, स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़े हैं या हमको फॉलो करते हैं, सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं, सही व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति हो, ताकि हम उसी ढंग से अपने जीवन में नाम को रोशन करें जो एस राधाकृष्णन के ही जन्म पर शिक्षक दिवस हम मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। एक महान शिक्षक थे। शिक्षक के साथ साथ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। इनका विवाह बहुत कम ही उम्र में कर दिया गया था। 1888 में जन्म हुआ और 1904 में इनका विवाह कर दिया गया। इनके पास काफ़ी डिग्री थी, पीएचडी, एमए, एमफिल। जितना अम्बेडकर की डिग्री था उससे कम डिग्री इनके पास नहीं थी। ब्राह्मण परिवार से आते थे। फिलॉसफी के बहुत बड़े विद्वान थे। परिवार के लोग इनको चाहता था कि साइंस पढ़े, लेकिन एक मित्र इनके घर पर आए थे। उनके साथ फिलॉसफी का बुक था। उस बुक को उन्होंने अध्ययन किया और फिलॉसफी के विषय में इनका मन रहा। दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन को भी हम आज नहीं भूल सकते। कोई मर के भी आज जीवित हैं, अमर हैं। पूरे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को उन्हीं की याद में मनाया जाता है। हम उनके प्रति कृतज्ञ है। हमें उनके प्रति विश्वास है और सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसी ढंग से नाम रोशन कीजिए जिस ढंग से एस राधाकृष्णन का याद करते हुए हम हर्षोल्लास के साथ आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। गुरु और शिष्य की यह परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से है। याद कीजिए एस राधाकृष्णन को। एस राधाकृष्णन को याद करते हुए कुछ हम हिंदू के आर्टिकल पर चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हम आपसे विदा लेंगे। आज सबसे ज्वलंत समस्या है देश में वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन जितने भी पेपर में आर्टिकल है, इसके संबंध में आर्टिकल में छापा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, भारत जैसे देशों में वन नेशन वन इलेक्शन सफल होगा कि नहीं होगा, इस पहलू पर हम विचार करते हैं। ऐसे हिंदू पेपर में विस्तार से वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में जो लेखक है अपना विचार व्यक्त किए हैं। भारत सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। वह कमेटी का रामनाथ कोविंद, जो भारत के फॉर्मर राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी गठन किया गया। इस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी को भी कहा गया था। अधीर रंजन चौधरी डिनाई कर दिए इस कमेटी में सदस्य बनने के लिए। यह कमेटी रिपोर्ट देगी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वन नेशन वन इलेक्शन है कि नहीं।
विश्व में कौन से देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू है, कौन कौन देश यह अपनाया है वन नेशन वन इलेक्शन। 1967 से पहले वह भारत में एक ही बार इलेक्शन होता था, केंद्र का हो राज्य का हो, लेकिन 1967 के बाद 1968-69 में बहुत से राज्य सरकार में डिजल्व हुआ, सरकारें चेंज हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ। इसी ढंग से 1970-71 में और सारे राज्य जुड़ते गए और वन नेशन वन इलेक्शन जो 1967 तक था वह कंसेप्ट धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसके ऊपर सरकार ने बहुत सारी कमेटी की भी गठन किया गया था। इससे भी फायदा हो सकता, हम इसके बेनिफिट पर चर्चा करते हैं। किसी भी चीज़ की जो कमेटी गठी होती है उसका दो पहलू होता है, एक पहलू होता है फायदा और दूसरा पहलू होता है हानि। तो हम इससे पहले फायदा पर हम इस कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के हम फायदा पर इस पर बात करते हैं। इससे बेनिफिट देश को क्या हो सकती है और देश इसमें बेनिफिट क्या ला सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। जो पैसा का करोड़ों रुपया खर्च होता है, बराबर ही सरकार इलेक्शन के दौर में रहती है, विकास में बाधा होता है, मेन खर्च पर हम करते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर किया जाए तो जो खर्च 4500 करोड़ रुपया से भी अधिक होता है। एक डाटा प्रस्तुत किया गया है आपको द हिंदू पेपर में, वह खर्च में कटौती होगा। इससे क्या होगा, वित्तीय भार में कम होगा। हर राज्य में चुनाव होता है, केंद्र का चुनाव अलग, राज्य का चुनाव अलग। ऐसी स्थिति में वित्तीय भार अधिक पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन में पहला वित्तीय भार कम होगा। सरकार काम के ऊपर ध्यान देगी। सरकार किस पर ध्यान देगी, इलेक्शन में न इन्वॉल्व होकर। सरकार अगर 5 साल के लिए चुनी जाती है, सरकार के जो मैनिफेस्टो है वह मैनिफेस्टो का पूरा करेगी, काम पर ध्यान देगी। दूसरा पैदा होगा, तीसरा पैदा होगा इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का भी फायदा होगा। इलेक्शन का जब माहौल होता है तब फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी पर खतरा होता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा, ब्लैक मनी पर रोक लगेगा। सबसे फायदा इसमें होगा कि ब्लैक मनी पर रोक लगेगा, काले धन पर। बराबर इलेक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में काले धन का प्रवाह होते रहता है मार्केट में, ब्लैक मनी का। बहुत लोगों के पास ब्लैक मनी इकट्ठा रहता है, उसको इलेक्शन के माध्यम से उसका यूज कर देते हैं। इस पर रोक लगेगा। लॉन्ग टर्म प्लान का प्रभाव नहीं होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन है, अगर 5 साल के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाते हैं, इसका कोई भी प्रभावित नहीं होगा। बीच में संदेह नहीं होगा कि हम मध्यावधि चुनाव होगा। यानी लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम पर इसका कोई प्रभाव, लॉन्ग टर्म प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोटर टर्न आउट होगा। अगर मान के इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या है, केंद्र सरकार, वोटर क्या होता है, वोटर मन बना लेगी कि हमको किसको देना है, केंद्र को देना है, राज्य को देना है, तो वोटर टर्न आउट होगा। आप इसके बाद क्या होगा, डेमोक्रेसी के अंदर शांति व्यवस्था रहेगी, अशांति व्यवस्था नहीं रहेगी। यह वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा है। अब इसके हानि क्या होगा, फेडरल पावर, जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, वह फेडरल स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा। सबसे बड़ा हानि है, फेडरल स्ट्रक्चर है वह समाप्त होगा। बहुत सारे आर्टिकल में इसको संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356 में संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी के, तीसरा बात क्या होगा, सरकारी निरंकुश हो जाएगी। कोई भी चाहेगा, काम के प्रति ध्यान नहीं देगा। कोई भी विधायक कहेगा कि हम 5 साल तक के बाद ही इलेक्शन होगा,
5 साल तक का लूट खसोट बढ़ेगा। अगर आपको 5 साल तक अस्थायी नौकरी कर दिया जाए तो चाहेगा कि 5 साल तक हम जितना हम सरकारी योजना को लूट खसोट करें उसका भी डर लगा रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में रीजनल पार्टी का महत्व खत्म हो जाएगा। रीजनल पार्टी का सबसे बड़ा खतरा होगा वन नेशन वन इलेक्शन में। रीजनल पार्टी समाप्त हो जाएगी। किस आधार पर रीजनल पार्टी समाप्त हो जाएगी, इस पर लेखक ने कहा है जो लोग वोट करेंगे वह केंद्र के स्तर पर वोट करेंगे। जैसे कि बहुत सारे रीजनल पार्टी है, जैसे बिहार में है आरजेडी है रीजनल पार्टी, जेडीयू है रीजनल पार्टी, फिर उधर ममता बनर्जी की रीजनल पार्टी है, के.एस. राव की रीजनल पार्टी है, अकाली दल की रीजनल पार्टी है। जो भी भारत में रीजनल पार्टी है वह रीजनल पार्टी का खतरा हो जाएगा। लोग 2 जगह वोट करेंगे। अस्थायी सरकार की बात आएगी तो इससे रीजनल पार्टी का खतरा होगा। डेमोक्रेसी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात होगा। अब इसके चलते क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। 30 लाख एक साथ वोटिंग कराने में क्षेत्रीय स्तर का जो मुद्दा है, क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। हम राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा है वह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हावी होगा वन नेशन वन इलेक्शन में, और क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। अगर बिहार सरकार है, बिहार सरकार की आपके पास क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा है तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन में। दूसरी बात समाप्त होगा। दूसरी बात क्या होगा, सरकार विकास का काम करना नहीं चाहेगा। कहा कि हम 5 साल तक के अंदर उसमें क्या रहता है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं रहेगा तो उसमें क्या रहता है, सरकार को कभी गिरने का डर रहता है। तो चाहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करावे। वन नेशन वन इलेक्शन में उसमें वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं होगा तो सरकार को क्या होगा, डर रहेगा कब मेरी सरकार गिर जाएगी। तो यही है। अच्छा, इस बिल को अप्रूवल करने के लिए यह बिल कैसे अप्रूवल होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है वह कैसे अप्रूवल होगा। 50% जो टोटल लाज है, टोटल लाज का 50% राज्य से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने राज्य से, 50% राज्य कहेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर जरूरी है भारतवर्ष में तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि विश्व में कितने देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है। जानते हैं, मात्र विश्व में 3 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है। कौन कौन देश है, बेल्जियम है, स्वीडन है और साउथ अफ्रीका। विश्व का 3 देश है, बेल्जियम है, स्वीडन है और साउथ अफ्रीका। 3 देश है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन है। जानते हैं, बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है। उसी ढंग से आपको साउथ अफ्रीका की आबादी बहुत कम है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, अब भारत जैसे बहुत यहाँ की जनसंख्या विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन हो गया है, भारत हो गया है। या भारत जैसे भी जनसंख्या वाले देश में वन नेशन वन इलेक्शन में काफ़ी कठिनाई होगी। तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन में क्या क्या फायदा होगा, कौन सी कठिनाइयाँ होगी, इसके विषय में आपको हम चर्चा किए और इसके विषय में आपको विस्तार से बताने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया तो टोटल देश कितना है, 121 देश। कुल देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स से भाग लिया कितना, 121 देश। भारत के कितना देश, भारत का स्थान कितना है, 107। भारत आपत्ति किया कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नहीं मानते। जो यह रिपोर्ट दिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, वह बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट दिया गया है। हम लोग से स्थिति किसकी अच्छी है, जो हम लोग का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है उसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99 स्थान है। यहाँ तक कि नाइजीरिया का भी स्थिति हमसे अच्छा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस आधार पर जारी किया जाता है, कुपोषण, भारत भूखमरी। आप कहेगा कि भारत में सरप्लस प्रोडक्शन अनाज का होता है तो फिर कुपोषण भारत में कैसे है। तो भारतीय लोग जो पौष्टिक आहार है
जो खाने के लिए जो पौष्टिक आहार कैलोरी की जो आवश्यकता होती है, भारतीय लोग पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करते। भारतीय लोग पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करते, जिस कारण यहाँ पर कुपोषण की समस्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के विषय में आपको हम चर्चा किए। भारत इस रिपोर्ट को नहीं मानता, और भारत इसलिए इस रिपोर्ट को नहीं मानता क्योंकि भारत का स्थान पाकिस्तान से भी बदतर है, यहाँ तक कि नाइजीरिया से भी बदतर है। और भारत का स्थान, जब पाकिस्तान का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99 है, तो भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना है? 107। आपको हम चर्चा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, खारगे कॉल्स मीट टू फ्लोर लीस्ट ऑफ इंडिया अहेड टू ए स्पेशल सेशन। खारगे साहब है, कांग्रेस के लीडर है, प्रमुख। हम चर्चा पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं लेते। जो न्यूज को आपको हम पढ़ाते द हिंदू पेपर का है, आप देख लीजिए, हिंदू पेपर मेरे हाथ में है। इन्होंने स्पेशल जो सेशन केंद्र सरकार बुला रही है, और स्पेशल सेशन में इंडिया जो पार्टी गठन हुआ उसका क्या रहेगा अप्रोच, उसके संबंध में उन्होंने मीटिंग करेंगे। और मीटिंग के दौरान वो अपना कार्यक्रम रखेंगे कि संसद सत्र चलेगा तो हम किस ढंग से विरोध करेंगे, किस ढंग से किस मुद्दे पर अपनी बात को रखेंगे। इसके लिए खारगे के नेतृत्व में एक मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलवाड़ा रेप मर्डर केस, गर्ल वाज बर्न्ड एलाइव, पुलिस टेल कोर्ट। देखिए, लड़की के साथ भिलवाड़ा में रेप किया गया। रेप करने के पास लड़की को जला दिया गया। पुलिस टेल कोर्ट, पुलिस ने कोर्ट में कहा। कितना भयावह घटना है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं, बेटी की पढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन भिलवाड़ा में लड़की के साथ रेप किया गया। रेप के बाद उसको जला दिया गया। यह बात पुलिस कोर्ट में कही है। कितना आपको यह भयावह दृश्य द हिंदू पेपर ने अपनी प्रमुखता से अपने आर्टिकल में छापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम चर्चा कर दें। जीडीपी सेंट्रिक व्यू ऑफ चेंजिंग ह्यूमन सेंट्रिक वन, इसके विषय में उन्होंने कहा है, व्हाट इज द डायबिटीज अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत सारा डिबेट भी होगा आगे चलकर, बहुत सारा आर्टिकल आएगा ही, और विस्तार से मैंने वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में आपको अपनी बात को रखा है। आदित्य एल 1 आप अभी चंद्रयान पर क्या भेजा गया है? चंद्रमा को अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिक ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य एल 1 को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? आदित्य एल 1 को लॉन्च किया है। किसको अध्ययन करने के लिए? एल पॉइंट पर गया है, और सूर्य के एल पॉइंट पर गया है। एल पॉइंट किसको अध्ययन करेगा? सूर्य को अध्ययन करेगा। अभी सूर्य पर अत्यधिक गर्मी है जी। सूर्य का जो निर्माण हुआ है हाइड्रोजन प्लस हीलियम और अन्य गैस है। हाइड्रोजन कितना है जानते हैं? 91% हाइड्रोजन है। तो आपको जो मुख्य आर्टिकल था आपको द हिंदू में, फिर अंत में हम एस राधाकृष्णन को याद करते हुए सभी विद्यार्थी को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिज्ञा लीजिए, दृढ़ संकल्प होइए, एस राधाकृष्णन जैसे अपने छाप को छोड़िए। आज एस राधाकृष्णन नहीं भी है, हम उनकी याद में आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। सभी को सहृदय धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।